नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है चट्टान, रॉक्स। अब इस टॉपिक में अपन रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, आरएस, आईएएस सभी स्तर के एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक की परिचर्चा को अपन आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर चट्टान कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वितरण, इन सभी की विस्तार से व्याख्या की जाती है। विज्ञान की उस शाखा को अपन कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चट्टानों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसी में अपन चर्चा करते हैं कि चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है, चट्टानों का क्लासिफिकेशन क्या है, चट्टानों का वैश्विक वितरण कैसा है, चट्टानें किस किस प्रकार की होती हैं और उनमें उनकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी की चर्चा किस में की जाती है? पेट्रोलॉजी में। अब अपन देखते हैं कि चट्टान होती क्या है। तो स्थल मंडल के वे सभी पदार्थ, स्थल मंडल यानी कि अपने धरातलीय क्षेत्र पर या क्रस्ट के इस भाग के ऊपर स्थल मंडल में जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों से चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि स्थल मंडल के वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण पृथ्वी के द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन के दौरान हुआ है, उन सभी पदार्थों को अपन चट्टान निर्माण के पदार्थ कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अपने पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व भी मानी गई थी। प्रारंभिक दौर में ये पृथ्वी भी एक गर्म गैसीय पिंड था। धीरे धीरे अपनी इस पृथ्वी में शीतलन की क्रिया हुई। उस शीतलन की क्रिया के अंदर जो पृथ्वी में प्रारंभिक तौर पर जो तत्व गैसीय रूप में विद्यमान थे, उसी शीतलन प्रोसेस में ये तत्व भी धीरे धीरे आपस में संयोजित होते चले गए और इन तत्वों के आपस में संयोजित होने से अपने यौगिकों का निर्माण हुआ। यौगिकों के आपस में जुड़ने से खनिजों का निर्माण हुआ और खनिजों के आपस में गहन संगठन से किसका निर्माण हुआ? चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब है कि जब पृथ्वी प्रारंभिक तौर में जब गैसीय अवस्था में थी तब पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की गैसीय तत्वों के रूप में विद्यमान थी। लेकिन जो पृथ्वी में शीतलन की क्रिया हुई तो ये तत्व अपने प्रकृति में अब तक के जो 120 से अधिक प्रकार के तत्व खोजे गए हैं, उन तत्वों में 8 मुख्य तत्व है जो आपको याद भी रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं। तो उसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक ये भी याद रख सकते हो, औसफ। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा फेरस यानी लोहा। इसके अलावा कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो प्रकृति में ये जो 120 से अधिक तत्व हैं, इन्हीं तत्वों ने आपस में संयोजित होकर या संगठित होकर किसका निर्माण किया? यौगिकों का। इन यौगिकों के आपस में गहन संगठन से किसका निर्माण हुआ? खनिजों का निर्माण हुआ। इन यौगिकों के द्वारा अपने पृथ्वी में 2000 से अधिक अपने खनिजों का निर्माण किया गया। लेकिन इन खनिजों में अपने 6 मुख्य खनिज हैं जिनके कारण चट्टानों का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी के खनिजों से चट्टानों का निर्माण नहीं होता, लेकिन अधिकांश चट्टानों के निर्माण में इन 6 मुख्य खनिजों का योगदान है। ये 6 मुख्य खनिज कौन से? सबसे पहला फेल्सपार, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा पायरोक्सिन, चौथा एम्फीबोल, पांचवा अब्रक और छठा ओलिविन। तो अक्सरता एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चट्टानों के निर्माण में
अपने महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले, या अपन ये कह सकते हैं कि चट्टानों के निर्माण में 99% जो योगदान है वो इन 6 मुख्य खनिजों का है। 6 मुख्य खनिज कौन कौन से? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, अब्रक और ओलिविन। तो इन खनिजों ने आपस में जुड़कर या गहन संगठन से किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि चट्टान क्या है? चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण है। चट्टान क्या है? खनिजों का मिश्रण। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि तत्वों के आपस में जुड़ने से क्या बने हैं? यौगिक। यौगिकों के आपस में जुड़ने से क्या बने हैं? खनिज। और खनिजों के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण हुआ है? चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये तत्व अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से विद्यमान थे। जब पृथ्वी में शीतलन की क्रिया हुई तो उसी के साथ साथ इन तत्वों का आपस में संगठन शुरू हो गया, और आपस में संगठन शुरू होने से इन तत्वों से क्या बनते चले गए? यौगिक। और इन यौगिकों से पृथ्वी पर 2000 से अधिक प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ, और उन्हीं खनिजों के आपस में गहन संगठन से किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का। तो अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चट्टान क्या है, तो आप कहोगे कि चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या है? मिश्रण। अब अपन यहां पर देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो जब अपन चट्टानों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो अपन देखते हैं कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें कौन सी? सबसे पहली चट्टान आग्नेय चट्टान, इसके बाद में बनने वाली अवसादी चट्टान, और तीसरी है अपनी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान पृथ्वी की सबसे प्रारंभिक चट्टान है। अर्थात जब पृथ्वी शुरुआत में गैसीय रूप में थी और उस समय जब पृथ्वी में शीतलन की क्रिया धीरे धीरे शुरू हुई तो पृथ्वी गैसीय से द्रव रूप में आई और द्रव से ठोस रूप में आई। तो पृथ्वी की इस शीतलन प्रोसेस में अपने पृथ्वी पर जो द्रव रूपी मैग्मा या लावा था वो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में जमने लगा, और जब वो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में जमने लगा तब पृथ्वी के धरातल पर अपनी प्रारंभिक चट्टान उत्पन्न हुई, और उसी प्रारंभिक चट्टान को अपन क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। इसी वजह से इस आग्नेय चट्टान को अपन मौलिक चट्टान या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। मौलिक चट्टान या प्राथमिक चट्टान। कौन सी चट्टान को कहते हैं? आग्नेय चट्टान को। प्राथमिक सबसे पहले बनी है, मौलिक यानी कि बाकी की जितनी भी चट्टानें हैं ना, उन सभी चट्टानों का विकास आग्नेय चट्टान से ही हुआ है। इसीलिए ये एक मूल चट्टान है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? मौलिक चट्टान कहते हैं। दूसरी चट्टान है कौन सी? अवसादी चट्टान। जब पृथ्वी पर अपने आग्नेय चट्टानों का अस्तित्व आ गया, अर्थात जब पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान बनी तो उसके बाद इन आग्नेय चट्टानों पर अपने अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई। अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण धीरे धीरे ये आग्नेय चट्टानें अपने मूल स्थान से टूटने लगी। अब जो ये चट्टानें अपने मूल स्थान से टूटी तो इन चट्टानों को अपनी गतिशील शक्तियों ने, यानी इन चट्टानों के टूटे हुए या विखंडित जो चूर्ण थे, जिनको अपन क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं, या अपन विखंडित चूर्ण कह सकते हैं, चट्टानी चूर्ण कह सकते हैं, या उनको अपन सेंटीमीटर पदार्थ भी कह सकते हैं। तो जो ही इन चट्टानों में अपक्षय हुआ, कौन सी चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में या इन मौलिक चट्टानों में जो ही अपक्षय हुआ तो अपक्षय के कारण ये चट्टानें अपने मूल स्थान पर टूट गई, और टूटने के पश्चात जो अपने डायनामिक पावर हैं अर्थात गतिशील शक्तियाँ कौन सी? अपनी पृथ्वी के धरातल पर मुख्यतः 5 गतिशील शक्तियाँ काम करती हैं। एक तो अपनी कौन सी? पवन, दूसरी नदी, तीसरी हिमनद, चौथा भूमिगत जल, और 5वीं समुद्री लहरें। तो इन 5 गतिशील शक्तियों के प्रभाव से अपनी यह विखंडित चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील हो गया।
अब ये विखंडित चूर्ण किसी दूसरे स्थान पर जाकर, इन्हीं विखंडित चूर्णों को अपन क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो ये अवसाद किसी दूसरे स्थान पर जाकर धीरे धीरे परतों के रूप में जमा होने लगे, और जब धीरे धीरे ये परतों के रूप में जमा हुए तो वहां पर एक गहन संगठित अपनी एक चट्टान बनने लगी, और उन चट्टानों को अपन करने लगे अवसादी चट्टान। तो इसको अपन अवसादी चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मौलिक चट्टानों के अवसाद दूसरे स्थानों पर गए हैं और उन्हीं अवसादों के आपस में जुड़ाव से अपनी इस चट्टान का निर्माण हुआ है, इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। फिर तीसरी चट्टान आती है अपनी कौन सी, रूपांतरित चट्टान। अपने पृथ्वी के आंतरिक भाग की अत्यधिक गर्मी और पृथ्वी के बाह्य भाग के अंदर निर्मित विभिन्न प्रकार की चट्टानें। तो जो बाह्य भाग के अंदर चट्टान है उनका लगातार नीचे की चट्टानों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया, और पृथ्वी के आंतरिक भाग की से या पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो गर्मी है उस गर्मी से पृथ्वी की चट्टानों को ताप मिलना शुरू हो गया। तो इस अत्यधिक दबाव और भूगर्भ के अत्यधिक तापमान के कारण अपने कुछ आग्नेय व कुछ अवसादी चट्टान उन्होंने अपने मौलिक स्वरूप में ही बदलाव कर लिया, और मौलिक स्वरूप में बदलाव इस रूप में किया कि एक नई चट्टान बन गई, और उस नई चट्टान को अपन कहते हैं रूपांतरित चट्टान। अब इसका अगर अपन संधि विच्छेद करके देखें तो रूप प्लस अंतरित, या इसको आप कायांतरित भी कह सकते हो, कायांतरित चट्टान। तो यानी इसके रूप में बदलाव हो गया, इसकी काया में बदलाव हो गया। जो मूल चट्टान थी वो मूल चट्टान नहीं रही, उसकी काया में बदलाव हो गया, उसके रूप में बदलाव हो गया, और एक नई चट्टान अपने सामने उभर कर आई। वो चट्टान अपनी क्या कहलाएगी, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टानों से भी हो सकता है। तो कौन सी चट्टानों से हो सकता है, आग्नेय चट्टानों से भी हो सकता है। अपन आगे चर्चा करेंगे कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती हैं, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन सी अपने रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है। अब अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं सबसे पहले एक एक करके अपने इन तीनों चट्टानों के ऊपर, जिसमें पहली अपनी चट्टान होगी कौन सी, आग्नेय चट्टान। तो जब अपन आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय जो शब्द है अर्थात इग्नियस, ये जो शब्द है ये इग्निस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, इग्निस। और इग्निस का मतलब होता है आग के समान गर्म या तप्त पदार्थ, आग के समान गर्म या तपते पदार्थ। और ये जो आग के समान गर्म या तप्त पदार्थ होता है इसको अपन कहते हैं लावा या मेग्मा। इसको अपन क्या बोलते हैं, लावा या मेग्मा। तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इग्निस शब्द से, और इग्निस शब्द का अर्थ होता है आग के समान तपते पदार्थ। और ये तप्त पदार्थ कौन सा होता है, या लावा या फिर मेग्मा। तो पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के इस इतिहास में जो जो ये लावा या मेग्मा ठंडा होकर ठोस रूप प्राप्त किया तो वहाँ पर किसका निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आग्नेय चट्टानें क्या हैं, आग्नेय चट्टानें तप्त लावा के अपने धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में प्राप्त होना या ठोस रूपांतरण ही अपनी कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान। इन आग्नेय चट्टानों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता कि ये आग्नेय चट्टानें रवेदार या क्रिस्टलीय होती हैं, अर्थात जब ये लावा धीरे धीरे धरातल के बाह्य भाग में हो और चाहे धरातल के अंदर हो, जहाँ कहीं पर भी ये लावा धीरे धीरे ठंडा होकर अपने ठोस रूप प्राप्त करता है तो इन चट्टानों के बीच बीच में क्रिस्टल यानी कि रवे बन जाते हैं। दूसरी बात, जब लावा धरातलीय सतह पर या धरातल के आंतरिक भाग में जहाँ कहीं पर भी अगर ये ठंडा होगा तो वहाँ पर एक मोटी चट्टान का निर्माण होगा, क्योंकि लावा बड़े पैमाने पर बाहर निकलता है, और जब बड़े पैमाने पर यह लावा बाहर आता है तो वहाँ पर काफ़ी लंबी दूरी में या पास के संकीर्ण क्षेत्र में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रॉक्स यानी जो चट्टान बनती है वो काफ़ी मोटी होती है और काफ़ी कठोर होती है। तो इसकी दूसरी विशेषता होगी आग्नेय चट्टान की कि ये आग्नेय चट्टान काफ़ी स्थूल व संघन होती है। तीसरी बात,
इस आग्नेय चट्टान का निर्माण एक समय में ही होता है, अर्थात एक बार जब लावा बाहर निकलता है या मैग्मा आता है तो वह एक साथ अपनी किसी दरार या छिद्र में चला जाता है या धरातलीय सतह पर आ जाता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे ठंडा होकर वहाँ पर ठोस रूप प्राप्त कर लेता है। इस वजह से इन आग्नेय चट्टानों में कहीं पर भी आपको जोड़ या संधि या दरार देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी बात, जब इनका निर्माण ही एक साथ में होता है तो इन आग्नेय चट्टानों में अपन किसी भी प्रकार की परतों को नहीं देख सकते, लेकिन इनमें परतों का आभास हो सकता है। परतों का आभास कैसे? अगर मान लीजिए किसी स्थान के ऊपर जब अपने ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा बाहर निकलता है तो ये लावा बाहर निकलकर धरातलीय सतह के ऊपर फैल जाता है, और फिर लंबे समय तक अगर दोबारा वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो लावा वहाँ पर ठोस रूप प्राप्त करेगा। फिर दोबारा वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वो काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी तप्त होता है, और ये गर्म लावा जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ये गर्म लावा जब नीचे की ठंडी चट्टानों पर जाएगा तो नीचे की ठंडी चट्टान को भी पिघला देगा और पिघलाकर उसमें धीरे धीरे समाहित हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर परत नहीं बन पाएगी। लेकिन दोबारा आने वाला जो लावा होता है उसमें हो सकता है कि अलग प्रकार के खनिज पदार्थ हों, और जो पहले लावा आया है उसमें हो सकता है कि अलग प्रकार के खनिज पदार्थ हों। तो अगर धरातलीय सतह पर ये अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ आकर ठोस रूप प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर अपन को उनकी रंग में, उनकी संरचना में थोड़ी भिन्नता देखने को मिल सकती है। इसलिए अपन कहते हैं कि आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं होती, परत नहीं होती, लेकिन परतों का क्या होता है, आभास होता है। फिर नेक्स्ट बात, इन आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानें मौलिक चट्टान हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष पहले, तो उस समय तो ये पृथ्वी हो सकता है कि गैसीय द्रव रूप में थी, लेकिन जो ही ये पृथ्वी शीतलन प्रोसेस में अपने ठोस रूप में आई उस समय तक तो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व ही नहीं था। तो अगर जीवों का अस्तित्व ही नहीं है तो इन चट्टानों में फिर जीवाश्म कहाँ से मिलेंगे? इसलिए अपन कहते हैं कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। फिर आपने अभी पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों में ना ही जोड़ होती हैं, ना ही संधियाँ होती हैं, ना ही दरार होती हैं, ना ही परत होती हैं। तो जब इन आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार का कोई जोड़ है ही नहीं, कोई दरार है ही नहीं, कोई संधि है ही नहीं, तो उस स्थिति में इन आग्नेय चट्टानों में जल का प्रवेश नहीं हो पाएगा, और जल का प्रवेश नहीं होगा तो इन चट्टानों में अपन को रासायनिक अपक्षय की प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रासायनिक अपक्षय की प्रोसेस में काफ़ी हद तक योगदान किसका होता है, जल का होता है। दूसरी बात, लेकिन कहीं पर भी अगर ये आग्नेय चट्टान बनी हुई है तो इन आग्नेय चट्टानों पर सूर्य ताप का, तुषार का या पवनों की घर्षण क्रिया का प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है। इस कारण अपन कहते हैं कि इन आग्नेय चट्टानों पर भौतिक अपक्षय का प्रभाव रहता है, न कि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव रहता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी लिए कि ऐसा क्या कारण है कि आग्नेय चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नगण्य होता है, तो अपन कहेंगे कि अपने आग्नेय जो चट्टान होती हैं उसमें जोड़ या संधि या दरार नहीं होती, जिसके कारण इसमें जल का प्रवेश नहीं होता। इस वजह से इनमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं देखने को मिलता। इसमें जैविक अपक्षय हो सकता है या भौतिक अपक्षय हो सकता है। अब अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस रूप में किया गया है। जब अपन इन आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं तो इस वर्गीकरण को अपन 3 बेस पर करते हैं। 3 बेस कौन से होते हैं? सबसे पहला अपना बेस होता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। तो पहला वर्गीकरण होता है उत्पत्ति के आधार पर। इसका दूसरा वर्गीकरण है कि इन आग्नेय चट्टानों में कौन से पदार्थों की कितनी मात्रा है, अर्थात सिलिका की प्रतिशतता कितनी होती है। तो उसके आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण होता है वो है रासायनिक संगठन। और तीसरा इसका जो अपन वर्गीकरण करते हैं वो कणों के आकार के आधार पर करते हैं कि कौन सी आग्नेय चट्टानों में कणों का आकार छोटा है, कौन सी आग्नेय चट्टानों में बड़ा है, और ऐसी आग्नेय चट्टान कौन सी है जिसमें कणों का आकार होता ही नहीं है, अर्थात
अत्यंत बारीक कण होते हैं, कांच की तरह बिल्कुल पारदर्शी होती है, जिसको अपन ऑब्सिडियन चट्टान भी कहते हैं या ग्लासी चट्टान कहते हैं। तो इस प्रकार आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण अपन कितने आधार पर करते हैं? 3 आधार पर करते हैं। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर, और तीसरा कणों के आकार के आधार पर। अब अपन इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ये आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। यहाँ पर देखो, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि जब भी किसी स्थान पर ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार होता है, ये अपने धरातल का कोई भाग है, हिस्सा है जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया घटित हो रही है। तो इसमें आप इस नीचे वाले भाग के अंदर ये जो लाल हिस्सा बना हुआ है, इस हिस्से को आप देख सकते हो। ये लाल हिस्सा आपका मैग्मा चेंबर है या मैग्मा प्रकोष्ठ है। अब मैग्मा चेंबर या मैग्मा प्रकोष्ठ किसको कहते हैं? अपने भूगर्भ में वह विशाल या वह विस्तृत स्थान जहाँ पर चट्टानें पिघलकर द्रव रूप में अर्थात मैग्मा के रूप में रहती हैं, वो हिस्सा क्या कहलाता है? मैग्मा चेंबर या मैग्मा प्रकोष्ठ का हिस्सा कहलाता है। अपने तमाम प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, उन सभी ज्वालामुखी क्रियाओं को जो मैग्मा या लावा प्राप्त होता है, वो इसी मैग्मा प्रकोष्ठ या मैग्मा चेंबर से प्राप्त होता है। अब आप धरातल के इस टुकड़े में देख रहे हो, ये जो लाल हिस्सा है, ये सारा का सारा मैग्मा चेंबर का है। अपने इस मैग्मा चेंबर से दबाव के कारण ये मैग्मा एक पाइप के आकार की दरार से अपने धरातलीय सतह पर बाहर निकल रहा है। जब ये धरातलीय सतह की ओर ऊपर की ओर आता है या धरातलीय सतह की ओर आता है, तो धरातल ये सतह के नीचे भूगर्भ में साइड में कोई ना कोई दरार होती है। उन दरारों से भी ये मैग्मा साइड में निकल जाता है और बहुत हिस्सा मैग्मा का धरातलीय सतह पर बाहर प्रकट हो जाता है। अब ये मैग्मा जहाँ कहीं पर भी जाकर जमता है, उस आधार पर अपन यहाँ पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ही मैग्मा या लावा से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मैग्मा जब इस धरातलीय सतह के नीचे भूगर्भ में जमा हो जाए और ठोस रूप में चट्टान का आकार प्राप्त कर ले, तब तो उन चट्टानों को अपन कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि यह मैग्मा लावा के रूप में धरातलीय सतह पर प्रकट होकर अगर धीरे धीरे ठोस रूप प्राप्त कर ले, तो उसको अपन कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? धरातलीय सतह के नीचे भूगर्भ में जहां कहीं पर भी मैग्मा का जमाव ठोस रूप में देखने को मिलता है, वे तमाम चट्टान आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाएगी। तो ये धरातलीय सतह के नीचे है, अंदर है, इस कारण इनको अपन कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। अगर इस मैग्मा अर्थात इस लावा का जमाव धरातलीय सतह पर हो, तो धरातलीय सतह के बाहर हो रहा है, अगर धरातलीय सतह के बाहर होगा, तब अपन उन चट्टानों को कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, उन आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग कौन से? एक तो होती है पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब देखना, पातालीय आग्नेय चट्टान कौन सी है? ये सारा का सारा हिस्सा मैग्मा प्रकोष्ठ का है। यहाँ पर ये मैग्मा प्रकोष्ठ आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अपने इस मैग्मा प्रकोष्ठ भूगर्भ का वह हिस्सा होता है जहाँ पर पृथ्वी की चट्टानें द्रव रूप में रहती हैं या मैग्मा के रूप में रहती हैं, और इसी स्थान से समस्त प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाओं को मैग्मा की प्राप्ति होती है। तो अब अपन को देखना है कि पातालीय आग्नेय चट्टान कौन सी हैं। तो इस मैग्मा प्रकोष्ठ के सहारे यहाँ पर अगर ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप प्राप्त कर ले, तो इन चट्टानों को अपन कहेंगे पातालीय आग्नेय चट्टान। पातालीय का मतलब होता है अत्यधिक गहराई के ऊपर
बनने वाली आग्नेय चट्टान। अपन बोलते हैं ना कि ये तो पाताल तोड़ कुआं है, अर्थात उसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है। तो मैग्मा प्रकोष्ठ अपन को अत्यधिक गहराई के अंदर देखने को मिलता है। तो भूगर्भ में अत्यधिक गहराई पर, या अपन कहें कि मैग्मा प्रकोष्ठ के सहारे जब मैग्मा धीरे धीरे ठोस रूप प्राप्त कर लेता है तो ऐसी चट्टानों को अपन क्या कहते हैं, पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसके उदाहरण स्वरूप अपन बोल सकते हैं बेथोलित या ग्रेनाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि पातालीय आग्नेय चट्टान का कोई उदाहरण बताइए, तो आप उदाहरण बता सकते हो कि ग्रेनाइट व बेथोलित। दूसरा, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? इस हिस्से में, यहां पर इस हिस्से में जो भी चट्टान बनेगी, इस हिस्से में, यहां पर इस हिस्से में जो भी चट्टान बनेगी वो आपकी होगी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, अर्थात धरातलीय सतह के नीचे व मैग्मा प्रकोष्ठ के ऊपर इस बीच वाले हिस्से में, यहाँ पर जब ये मैग्मा इस वोल्केनो पाइप से साइड में निकलकर, साइड में जो दरारें होती हैं उन दरारों में निकलकर जहाँ कहीं पर भी जमा हो जाता है, या वोल्केनो पाइप में भी अगर जमा हो गया तो वहाँ पर एक ठोस चट्टान बन जाती है। उस ठोस चट्टान को अपन क्या कहते हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? मैग्मा प्रकोष्ठ के ऊपर व धरातलीय सतह के नीचे इस बीच वाले हिस्से में जहां कहीं पर भी मैग्मा या लावा का ठोस रूप में जमा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के अगर उदाहरण पूछे जाएं कि इसके उदाहरण कौन से होते हैं, तो फेकोलिथ है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, डाइक है, सिल्ट है, बोस है। ये तमाम जो चट्टानें होती हैं वो अपनी कौन सी चट्टान होती हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। कौन कौन सी? लेपोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सिल्ट, स्टॉक, बोस। ये तमाम प्रकार की चट्टानें कौन सी चट्टान हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। फिर अपन बात करें बाह्य आग्नेय चट्टानों की। बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी होती हैं? जब ये ज्वालामुखी क्रिया से ये मैग्मा धरातलीय सतह पर, यहाँ पर ये लावा के रूप में बाहर आ जाता है। किसके रूप में? लावा के रूप में। जब ये धरातलीय सतह पर बाहर आ जाएगा तो उसके बाद ये धरातलीय सतह के ऊपर लंबा यहाँ पर फैल जाएगा, और धरातलीय सतह के ऊपर फैलने से यहाँ पर धीरे धीरे ये ठोस रूप प्राप्त कर लेगा। और जब ये धरातलीय सतह पर ठोस रूप प्राप्त करेगा तो यहाँ पर धरातलीय सतह के ऊपर, जमीन की इस ऊपरी हिस्से पर, जब यहाँ पर ये कठोर चट्टान बन जाएंगी तो इन कठोर चट्टानों को अपन कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या कहेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर मोटे तौर पर अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। यदि आग्नेय चट्टान धरातलीय सतह के नीचे बन रही हैं तब तो होंगी कौन सी? आंतरिक आग्नेय चट्टान। कौन सी होंगी? आंतरिक आग्नेय चट्टान, जो 2 प्रकार की होती है। अगर ये मैग्मा प्रकोष्ठ के सहारे ठोस रूप में जम रहा है और यहाँ पर चट्टान का निर्माण हो रहा है तब तो वो कहलाएगी पातालीय आग्नेय चट्टान। और यदि यह मैग्मा प्रकोष्ठ के ऊपर और धरातलीय सतह के नीचे भूगर्भ में इस बीच वाले स्थान के ऊपर ठोस रूप प्राप्त कर रहा है तब उसको अपन कहेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो इस प्रकार आंतरिक आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, मध्यवर्ती और एक पातालीय। पातालीय आग्नेय चट्टान का अगर उदाहरण पूछा जाए तो आपको उदाहरण बताना है ग्रेनाइट व बेथोलित। जबकि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो आपको बताना है बेथोलित भी, फेकोलिथ भी कह सकते हो, लेपोलिथ भी कह सकते हो, लेकोलिथ भी कह सकते हो, डाइक भी कह सकते हो, सिल्ट भी कह सकते हो, स्टॉक है, बोस है। ये तमाम जो चट्टानें होती हैं वो अपनी मध्यवर्ती आग्नेय शैल का उदाहरण है। फिर अपन बाह्य आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। तो बाह्य आग्नेय चट्टानें, जब ये लावा धरातलीय सतह पर आकर ठोस रूप प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर चट्टानों का निर्माण हो जाता है तो उनको अपन क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान।
जिसके उदाहरण स्वरूप आप बता सकते हो बेसाल्ट। तो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन के पूछने की संभावना ज़्यादा है। उसमें मोटे तौर पर तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, तो बेसाल्ट। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों का पूछ लिया जाए सीधा सीधा तो आपको बताना है कौन सा, ग्रेनाइट। और इसकी आप अलग से विस्तार से व्याख्या भी कर सकते हो। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर इन आग्नेय चट्टानों का ये वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में आप देख रहे हो कि यदि यह मैग्मा धरातलीय सतह के नीचे जमा हो रहा है तब तो क्या कहलाएगा, आंतरिक आग्नेय सेल। और यदि लावा का जमाव धरातलीय सतह पर हो रहा है और वहाँ पर चट्टान बन रही है तो वो क्या कहलाएगी, बाह्य आग्नेय सेल कहलाएगी। इस आंतरिक आग्नेय सेल को अपन वापस दो भागों में डिवाइड करते हैं जो आपने अभी पढ़ा है। एक कौन सी, पातालीय आग्नेय सेल, जो कि मैग्मा प्रकोष्ठ के सहारे बनती है जैसा कि ग्रेनाइट चट्टान। दूसरी है मध्यवर्ती आग्नेय सेल, अपनी मैग्मा प्रकोष्ठ के ऊपर और धरातलीय सतह के नीचे अपने भूगर्भ में मध्यवर्ती भाग के अंदर जहां कहीं पर भी मैग्मा का जमाव होता है तो वो हिस्सा अपना कहलाता है मध्यवर्ती आग्नेय सेल का। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, लेपोलिथ है, लेकोलिथ है, फेकोलिथ है, डाइक है, सिल है, स्टॉक है, बॉस है। ये सारी जो चट्टान हैं वो मध्यवर्ती आग्नेय सेल का उदाहरण है। फिर बाह्य आग्नेय सेल, जब ये लावा धरातलीय सतह पर आकर अपने धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप प्राप्त कर लेता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। इस बाह्य आग्नेय सेल के उदाहरण स्वरूप अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है कौन सा, बेसाल्ट। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो बेसाल्ट, बेसाल्ट के अलावा प्यूमिस, प्यूमिस के अलावा ऑब्सिडियन चट्टान। तो ये सारी की सारी चट्टानें बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। इसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर इन आग्नेय सेलों को चार भागों में बांटा जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले अम्लीय आग्नेय सेल, जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% के बीच में होती है। अगर अपन इन अम्लीय आग्नेय सेलों के उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद इसका दूसरा इम्पोर्टेंट उदाहरण है रायोलाइट। एग्जाम में अक्सर तक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अम्लीय आग्नेय सेल का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है या नहीं है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है ग्रेनाइट और रायोलाइट जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है, अम्लीय आग्नेय सेल। दूसरी है मध्यवर्ती आग्नेय सेल, जिसमें सिलिका की मात्रा 60 से 65% के बीच में होती है। और इन चट्टानों के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एंडेसाइट और डायराइट, ये दोनों चट्टानें अपनी किस टाइप की हैं, मध्यवर्ती आग्नेय सेल की। तीसरी अपनी क्षारीय आग्नेय सेल, जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में है। और इस क्षारीय आग्नेय सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट और दूसरा गेब्रो। ये दो एग्जाम्पल तो आपको स्पेशली याद रखने हैं। एग्जामों में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय आग्नेय सेल और क्षारीय आग्नेय सेल का। अगर अम्लीय आग्नेय सेल का क्वेश्चन आता है तो उसमें 99% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ग्रेनाइट से। और क्षारीय आग्नेय सेल का जो क्वेश्चन आता है उसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है बेसाल्ट और गेब्रो का। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि ग्रेनाइट और रायोलाइट जो चट्टान है वो एक अम्लीय आग्नेय सेल है, जबकि बेसाल्ट और गेब्रो जो चट्टान है वो अपनी क्षारीय आग्नेय सेल है, जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में होती है। अपनी चौथी आग्नेय सेल है अल्ट्रा बेसिक आग्नेय सेल, जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है। इसमें सिलिका की मात्रा केवल 45% या इससे भी कम पाई जाती है। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है पेरिडोटाइट चट्टान। तो पेरिडोटाइट चट्टान किस टाइप की चट्टान है, यह एक अल्ट्रा बेसिक आग्नेय सेल है, जिसमें सिलिका की मात्रा 45% या इससे भी क्या होती है, कम होती है। जहाँ कहीं पर भी आपको ये पेरिडोटाइट चट्टान देखने को मिलती है तो इस चट्टान का निर्माण ही अल्ट्रा बेसिक लावा से होता है। और ये अल्ट्रा बेसिक लावा काफ़ी पतला लावा होता है।
तो जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उसमें इस टाइप का जब लावा बाहर निकलता है तो ये पतला लावा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर रूप में कम फैलता है, जबकि क्षैतिज रूप में अधिक फैलता है। क्षैतिज रूप में अधिक फैलने के कारण इस पेडोटाइट चट्टान की मोटाई आपको अन्य चट्टानों की तुलना में कम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार रासायनिक संगठन के आधार पर अपन आग्नेय सेलों को मोटे तौर पर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में। अम्लीय आग्नेय सेल, मध्यवर्ती आग्नेय सेल, क्षारीय आग्नेय सेल और अल्ट्रा बेसिक आग्नेय सेल। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी आग्नेय सेल में सिलिका की मात्रा कितनी है और उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो अम्लीय आग्नेय सेल और दूसरी क्षारीय आग्नेय सेल। अम्लीय आग्नेय सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट और क्षारीय आग्नेय सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट और गेब्रो। अब अपने आग्नेय चट्टानों के तीसरे वर्गीकरण के ऊपर चलते हैं। आग्नेय चट्टानों का जो ये तीसरा वर्गीकरण है, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले जो कण हैं उन कणों के आकार के आधार पर है। अपने किस प्रकार के आग्नेय चट्टान में उनके कणों का आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, उस आधार पर इन आग्नेय चट्टानों को अपन 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 भाग देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पिग्मेटेटिक। पिग्मेटेटिक आग्नेय चट्टान वह आग्नेय चट्टान है जिसमें कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े कणों वाले आग्नेय जो सबसे बड़े कणों के आकार वाली जो आग्नेय चट्टान है वो कौन सी होती है? पिग्मेटेटिक। अगर इसके उदाहरण की अपन बात करें तो पिग्मेटेटिक ग्रेनाइट और साइनाइट जो चट्टान है उसमें कणों का आकार सबसे बड़ा होता है। इस कारण ये दोनों ही चट्टान कौन सी चट्टान कहलाती है? पिग्मेटेटिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। दूसरी आपने आती है फेनेरेटिक आग्नेय चट्टान। इस फेनेरेटिक आग्नेय चट्टान में कणों का आकार पिग्मेटेटिक की तुलना में थोड़ा छोटा होता है या कम होता है। ये एक बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान है और इसके अगर अपन उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट और डायराइट ये दोनों ही चट्टान अपने किस टाइप की चट्टान है? फेनेरेटिक चट्टान है। तीसरी आती है अपनी एफिनेटिक। इस एफिनेटिक में कणों का आकार छोटा होता है, बारीक होता है। तो ये एक छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान है। इसके उदाहरण की अपन बात करें तो बेसाल्ट है, डाइक है, सिल्ट है, स्टॉक है, बॉस है। ये तमाम प्रकार के बेसाल्ट, डाइक, सिल, स्टॉक, बॉस ये जो चट्टान हैं ये किस टाइप के हैं? एफिनेटिक चट्टान है जिसमें कणों का आकार छोटा होता है। चौथी अपनी ग्लासी। ग्लासी एक ऐसी आग्नेय चट्टान होती है जिसमें कणों का आकार न्यून होता है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये एक बिना कणों वाली आग्नेय चट्टान है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा? ऑब्सिडियन। आपने इन 5 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके संदर्भ में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वह आग्नेय सेल जिसमें कणों का आकार बिल्कुल न्यून है या बिना कणों वाली आग्नेय चट्टान है वो कौन सी है? ग्लासी यानी कि ऑब्सिडियन है। फिर अपनी 5वीं है पोरफायरेटिक चट्टान। पोरफायरेटिक आग्नेय चट्टान ये एक ऐसी आग्नेय चट्टान है जिसमें बड़े कण भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे कण भी मिलेंगे, बिना कण भी की भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के कणों का इसमें मिला जुला रूप होता है। इस कारण इसको अपन एक मिश्रित चट्टान भी कहते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा? झमक, जिसको अपन प्यूमिस भी कहते हैं। तो इस प्रकार कणों के आकार के आधार पर आग्नेय चट्टानों को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 5 भाग। सबसे बड़े कणों के आकार वाली चट्टान क्या कहलाएगी? पिग्मेटेटिक। उससे थोड़े छोटे कणों के आकार वाली चट्टान क्या कहलाएगी? फेनेरेटिक। छोटे कणों के आकार वाली जो आग्नेय चट्टान है वो क्या कहलाएगी? एफिनेटिक। बिना कणों वाली जो आग्नेय चट्टान है वो क्या कहलाएगी? ग्लासी। और जिसमें सभी का मिला जुला रूप है वो क्या कहलाएगी? पोरफायरेटिक। तो इस प्रकार अपन आग्नेय चट्टानों का ये वर्गीकरण 3 आधार पर पढ़ सकते हैं। 3 आधार पर आपने पढ़ा भी है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर और तीसरा कणों के आकार के आधार पर। आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की हैं, एक बाह्य आग्नेय चट्टान और एक आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान वो हैं जिनका जमाव
धरातलीय सतह से नीचे होता है, और जिन आग्नेय चट्टानों का जमाव धरातलीय सतह के बाहर है वो बाह्य आग्नेय चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टानों को अपन पुनः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अपने मैग्मा प्रकोष्ठ के सहारे जब मैग्मा ठोस रूप में जमता है तो उसे अपन पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं, और यदि भूगर्भ में मैग्मा प्रकोष्ठ के ऊपर तथा धरातलीय सतह के नीचे अपने भूगर्भ में कहीं दरारों में जमा हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। इसी प्रकार आपने रासायनिक संगठन के आधार पर पढ़ा है। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, तीसरी क्षारीय आग्नेय चट्टान और चौथी अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टान। इसी प्रकार कणों के आकार के आधार पर आपने ये पढ़ा है। कणों के आकार के आधार पर ये आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सबसे बड़े कणों वाली जो चट्टान है वह है पिग्मेटेटिक, उससे थोड़े छोटे कणों वाली जो चट्टान है वह है फेनेरेटिक, फिर उससे भी छोटे कणों वाली जो चट्टान है वह एफिनेटिक, जिसमें बिना कण है ऐसी चट्टान है ग्लासी, और जिसमें सभी का मिला जुला रूप है वो चट्टान आपकी है पोरफायरेटिक। तो आज का अपना ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन केवल आग्नेय चट्टानों पर ही चर्चा करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन अवसादी व कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में अपन केवल इतना ही चर्चा करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन शेष जो आपकी चट्टानें हैं अवसादी और कायांतरित चट्टान उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, इसलिए आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।